हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं जो फिल्म आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसका नाम है 11, जो कि साउथ इंडियन थ्रिलर मूवी है, जिसका क्लाइमैक्स देखकर आप खुद भी यही सोचोगे कि फिल्में हो तो ऐसी जो कि ऑडियंस को आखिरी सीन तक बांधे रखे। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो पहले सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो फिल्म की शुरुआत में एक काली मर्सिडीज एक जंगल में आकर रुकती है, जिसमें से एक नकाब पहना आदमी किसी को घसीट कर बाहर निकालता है और उसे जला देता है। और यहाँ हमें समझ में आता है कि ये एक साइको किलर है। अगले दिन ये जली हुई डेड बॉडी न्यूज में होती है। पूरे शहर में हाहाकार हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि कुछ लोग एक फाइनेंस कंपनी में लूट करते हैं। और फिर हम देखते हैं आईपीएस अरविंद को, जो कि इन लुटेरों की पैटर्न को फॉलो करते हुए इन लुटेरों तक पहुंचता है। और दोस्तों, इस आदमी को याद रखना, यहाँ एक जबरदस्त एक्शन होता है और सारे लुटेरे जेल में। अगले दिन अरविंद को कमिश्नर एक केस देता है, जो एक नए टाइप का ड्रग्स होता है, जो कि काफी तेजी से शहर में फैल रहा है और कई लोगों की जान जा रही है। साथ ही हम देखते हैं कि उस जली हुई डेड बॉडी का केस इंस्पेक्टर रंजीत कुमार को मिलता है। रंजीत यहाँ पर इस केस को सॉल्व करने में काफी वक्त लगाता है, क्योंकि जली हुई डेड बॉडी से कोई भी सबूत नहीं मिलते। यहाँ तक कि फॉरेंसिक डॉक्टर्स भी हार मान लेते हैं। और तो और ऐसे ही कई जली हुई लाशें एक के बाद एक मिलना शुरू होती है। इतनी लाशें मिलने के बाद भी रंजीत को कोई क्लू नहीं मिलता, कोई सबूत नहीं मिलता। और कमिश्नर भी रंजीत पर बहुत गुस्सा होता है। अरविंद वो ड्रग्स केस भी सॉल्व कर लेता है। दोस्तों, इन लाल रंग की गोलियों को याद रखना। फिल्म में बताया गया है कि ये ड्रग्स कोई भी एक गोली से ज्यादा लेता है तो उसकी ब्रेन डैमेज होने की वजह से मौत हो जाती है। अब हम देखते हैं कि रंजीत रात को पुलिस व्हीकल में कहीं जा रहा होता है और अचानक उसकी गाड़ी पलट जाती है और उसका भयानक एक्सीडेंट हो जाता है। अगले सीन में हम रंजीत को हॉस्पिटल में एडमिट देखते हैं, जिसकी वजह से वो जली हुई लाशों का केस पेंडिंग है और कमिश्नर पर ऊपरी ऑफिसर और प्रेस का बहुत प्रेशर है। तो वो ये केस अरविंद को दे देता है और वो अरविंद से ये भी कहता है कि अरविंद भी अगर इस केस को सॉल्व नहीं कर पाया कुछ दिनों के अंदर, उसके बाद इस केस को सीबीआई को सौंप दिया जाएगा। इस केस पर कमिश्नर अरविंद के साथ एसआई मनोहर को रखता है, क्योंकि मनोहर ही रंजीत को इस केस में असिस्ट कर रहा था। अरविंद मनोहर को जहां से वो जली हुई डेड बॉडीज मिली थी उसी लोकेशन पर फिर से ले जाने को कहता है और वो एक एक करके सभी लोकेशंस पर जाते हैं। यहाँ अरविंद भी समझ जाता है कि रंजीत अभी तक इस केस में कोई लीड क्यों नहीं ढूंढ पाया है। अब हम मनोहर के बारे में भी कुछ जान लेते हैं। मनोहर की बीवी एक एक्सीडेंट में खत्म हो चुकी है और उसका एक बेटा है। और मनोहर को एक सीरियस हार्ट प्रॉब्लम है। अगर उसका कुछ महीनों के अंदर हार्ट ट्रांसप्लांट ना हुआ तो वो भी खत्म हो जाएगा। दोस्तों, मैं खत्म शब्द का इस्तेमाल इसीलिए कर रहा हूँ ताकि यूट्यूब की किसी गाइडलाइंस का उल्लंघन ना हो। अगले दिन अरविंद पुलिस स्टेशन जा रहा होता है और उसकी जीप रास्ते में ही बंद हो जाती है। तभी एक कार आकर रुकती है, जिसमें एक लड़की बैठी होती है और हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहां अरविंद और ये लड़की, जिसका नाम संजना है, वो दोनों एक रेस्टोरेंट में गलतफहमी की वजह से मिलते हैं, जहां संजना अरविंद को देखते ही उसके प्यार में गिर जाती है। अब वहां पर कुछ गुंडे अरविंद को मारने के लिए आते हैं और संजना को यहाँ पता चलता है कि अरविंद एक आईपीएस है। अरविंद उन गुंडों की हड्डियां और रेस्टोरेंट का कुछ फर्नीचर तोड़कर वहां से निकल जाता है। अब संजना हर जगह अरविंद का पीछा करने लगती है, पुलिस स्टेशन, रास्ते में और यहाँ तक कि उसके घर के नीचे भी आकर घंटों खड़ी रहती है। पर अरविंद उसे कुछ भाव नहीं देता और यहाँ पर फ्लैशबैक खत्म होता है। संजना अरविंद को कार में बैठने को कहती है, पर पहले तो अरविंद मना कर देता है। पर पुलिस स्टेशन लेट पहुंचने के चक्कर में अरविंद उस कार में बैठ जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि अरविंद और मनोहर दोनों हॉस्पिटल जाते हैं रंजीत को देखने। और वो रंजीत की बीवी से इस केस के दौरान रंजीत के छोड़े हुए कुछ नोट्स या डायरी के बारे में पूछता है, पर उसकी बीवी कहती है कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। अगले सीन में रात को हम एक आदमी को बस स्टैंड पर बैठे हुए बस या ऑटो का इंतजार करते हुए देखते हैं। तभी वहां पर फिल्म की शुरुआत में दिखाई गई काली मर्सिडीज आकर रुकती है और उसमें वही मास्क पहना किलर आकर उस आदमी को बेहोश कर कार में ले जाने लगता है।
और अगले दिन अरविंद और मनोहर को एक डेड बॉडी मिलती है जो कि उसी आदमी की थी जो पिछली रात को किडनैप हुआ था। उस डेड बॉडी का पोस्टमार्टम होने के बाद पुलिस को एक लीड मिलती है जो कि उस डेड बॉडी से निकली हुई एक मेटल की पट्टी होती है जो कि एंकल की जॉइंट करने में यूज होती है। अरविंद उस पट्टी को लेकर एक ऑर्थोपेडिक डॉक्टर मतलब के हड्डियों के डॉक्टर के पास जाता है और उससे कहने लगता है कि पिछले 7 महीनों में हुई सभी एंकल सर्जरी की डिटेल्स चाहिए। और वो सभी डिटेल्स मिलने के बाद उसमें से 7 पेशेंट के नाम निकालकर वो दोनों सभी से मिलने लगते हैं और सभी को अपनी की हुई एंकल सर्जरी बताने को कहते हैं। और आखिरी नाम सुधाकर का होता है। वो दोनों जब उससे मिलते हैं तो वो भी अपनी एंकल सर्जरी के मार्क्स दिखाता है। फिर सुधाकर से पानी मांगता है और वहां वो कुछ देखता है और फिर दोनों वहां से निकल जाते हैं और फिर से इन्वेस्टिगेशन जीरो पर आकर रुक जाती है। बाहर आने पर अरविंद को संजना का फोन आता है। वो उसे किसी बहाने से एक रेस्टोरेंट में बुलाकर प्रपोज करती है पर अरविंद मना कर देता है। तब संजना को बहुत तकलीफ होती है और रोते हुए कहती है कि एक दिन तुम खुद मुझे ढूंढते हुए आओगे। अगले दिन एक और जली हुई डेड बॉडी मिलती है। इस केस में हर बार डेड बॉडी शहर से दूर या जंगल में मिलती थी पर इस बार डेड बॉडी शहर के अंदर से मिली है। अरविंद उस एरिया के इंचार्ज से मिसिंग रिपोर्ट के बारे में पूछता है तो हवलदार कहने लगता है कि उस एरिया का एक भिखारी पुलिस स्टेशन आकर कुछ अजीब बातें कर रहा था तो उसने उसे भगा दिया। अरविंद फिर से उस भिखारी के पास जाता है और उससे पूछने लगता है तो वह भिखारी बताता है कि बस से एक लड़की उतरकर इस रोड से जा रही थी। तभी एक काली मर्सिडीज में एक मास्क वाला आदमी आकर उसे टेजर से करंट देकर उसे बेहोश करके अपने साथ किडनैप कर ले गया। भिखारी से पूछने पर अरविंद को पता लगता है कि वो लड़की स्कूटी पर आया जाया करती थी। अरविंद अंदाजा लगाता है कि अगर वो लड़की स्कूटी से अप डाउन करती है तो वो बस में तभी आएगी जब उसकी स्कूटी खराब हो। वो जब आसपास के गैराज में पता लगाता है तो वहां उस लड़की की स्कूटी मिल जाती है। मैकेनिक बताता है कि वो आज लेने आने वाली थी पर वो आई नहीं और तभी उस स्कूटी की डिक्की चेक करने पर उसे उस लड़की का लाइसेंस मिलता है जिसमें से अरविंद और मनोहर। और जब अरविंद उस लड़की के घर पर जाता है तो वो लड़की खुद ही दरवाजा खोलती है। अरविंद ये देखकर चौंक जाता है कि अगर ये लड़की यहाँ है तो वो मास्क वाला आदमी किसे किडनैप कर गया। जब अरविंद उस लड़की के घर में जाता है तभी हवलदार कहता है कि मैंने इस लड़की को पुलिस स्टेशन के बाहर देखा था जब भिखारी को वो बाहर भगा रहा था। तब मैंने लड़की से पूछा था तो वो कहने लगी कि उसका कुत्ता गुम हो गया है और उसकी ही रिपोर्ट लिखवानी है पर हवलदार ने उसे वहां से भगा दिया। पर अरविंद के ठीक से छानबीन करने पर उसे पता लगता है कि इस घर में ना तो कोई कुत्ता है और ना ही कोई कुत्ता रहा होगा। और तो और वो उस लड़की के कमरे में जाने लगता है और वो देखता है कि इस लड़की की एक जुड़वा बहन भी है। वो कई फोटोग्राफ्स देखता है जिसमें से एक ट्विन बर्ड्स नाम की एक स्कूल का भी फोटो होता है जहां सभी जुड़वा बच्चे पढ़ते हैं। अब उसे शक होने पर वो उस लड़की को और सुधाकर को पुलिस स्टेशन ले जाकर अलग अलग पूछताछ करने लगता है तो उसे एक शॉकिंग बात पता चलती है कि सुधाकर का भी एक जुड़वा भाई है और सुधाकर भी ट्विन बर्ड स्कूल में ही पढ़ाई करता था। अब सुधाकर उसे सब कुछ सच बताने लगता है। वो कहता है कि उसका जुड़वा भाई एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था और वो अक्सर घर पर रात को लेट आता था। एक रात उसका मैसेज आया था कि वो घर पर लेट आएगा पर जब वो दूसरे दिन सुबह तक घर नहीं पहुंचा तो सुधाकर ने उसे फोन किया पर उसका फोन भी बंद आ रहा था। तो वो पुलिस स्टेशन जाने लगा मिसिंग कंप्लेंट करने के लिए। तभी उसे एक वीडियो मैसेज आता है जिसमें नकाब पहने आदमी ने उसके भाई को बांध कर रखा था और वो आदमी उसे धमकी भी देता है कि अगर मेरे कहे मुताबिक नहीं किया तो तुम्हारे भाई को खत्म कर दूंगा। सुधाकर उसके कहने पर एक सुनसान जगह पर जाता है जहां वो नकाब पहना किलर उसे बेहोश करके एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में छोड़ देता है और उसके बाद उसे फोन करके उसके पास ही के एक टेंट में जाने को कहता है। वहां एक इंसान को कपड़ा उड़ाकर बांध कर रखा होता है। किलर सुधाकर को वीडियो कॉल करता है जिसमें वो उसके भाई को पानी में डुबा रहा होता है और किलर सुधाकर को धमकी देता है कि अगर उसके सामने बैठे इंसान को
गोली नहीं मारी तो वो उसके भाई को खत्म कर देगा, जिसके लिए गन भी पहले से ही वहीं रखी होती है। सुधाकर अपने भाई की जान बचाने के लिए उस इंसान को मार देता है और वहां से चला जाता है। और फिर अगले दिन उसे एक वीडियो मैसेज आता है जिसमें वो देखता है कि जिस इंसान को उसने खत्म किया था वो कोई और नहीं बल्कि उसका जुड़वा भाई ही था। और ऐसा ही सब कुछ तारा के साथ भी हुआ था। ये वही लड़की है जो स्कूटी वाली लड़की की बहन है, और किलर ने उन दोनों को ही धमकी दे रखी थी। अगर ये बात उन्होंने किसी से भी कही तो वो वीडियो पुलिस को दे देगा। अरविंद समझ जाता है कि किलर बड़ी ही होशियारी से एक रिकॉर्डेड वीडियो को लाइव वीडियो कॉल बताकर दोनों से ही अपने भाई बहन को मरवा दिया। अब अरविंद उन दोनों को एक साथ बैठाकर ट्विन बर्ड स्कूल की एक फोटो दिखाता है जिसमें सुधाकर और तारा भी होते हैं। अरविंद उन दोनों से कहता है कि किलर चाहता तो वो मर्डर खुद भी कर सकता था, पर उसने तुम दोनों से ही अपने भाई बहन को मरवा दिया। क्या तुम दोनों को किसी पे कोई शक है? और वो सोचते हुए तारा की नजर फिर से स्कूल की उस फोटो पर जाती है, और वो दोनों मतलब कि सुधाकर और तारा एक ही नाम लेते हैं, और वो नाम होता है बेंजामिन। और यहाँ पर अरविंद को ये भी पता चलता है कि संजना भी अपनी बहन अंजना के साथ इसी ट्विन बर्ड स्कूल में पढ़ाई करती थी। अब अरविंद और मनोहर बेंजामिन के बारे में पता करने ट्विन बर्ड स्कूल की वाइस प्रिंसिपल, जिसका नाम शांति है, उनसे मिलने जाते हैं। वहां वो बताने लगती है कि वो और उनके हस्बैंड ने एक स्कूल शुरू किया था कुछ सालों पहले, जहां पर 2 साल के अंदर ही 6 जुड़वा बच्चों ने एडमिशन लिया, और ये खबर पूरे शहर में वायरल हो गई और ये न्यूज में भी आने लगा। और उनके हस्बैंड को एक आइडिया आया कि कैसे इस बिजनेस को बढ़ाया जाए। उन्होंने सभी पेरेंट्स को कहा कि अगर आप जुड़वा बच्चों का एडमिशन हमारे स्कूल में करवाते हो तो आपको सिर्फ एक ही बच्चे की फीस देनी पड़ेगी। और वो आइडिया काम कर गया, और फिर उन्होंने अपने स्कूल का नाम बदलकर ट्विन बर्ड स्कूल रख दिया। दोनों हस्बैंड वाइफ को एक दिन एक चेस टूर्नामेंट में चीफ गेस्ट बुलाया जाता है, जहां उनकी मुलाकात बेंजामिन और उसके जुड़वा भाई फ्रांसिस से होती है। क्योंकि बेंजामिन उस टूर्नामेंट का विनर था, इसीलिए प्रिंसिपल को वो बहुत अच्छा लगने लगा और उसने उन दोनों से अपना घर दिखाने को कहा। और बेंजामिन उन्हें अपना घर दिखाता है जो कि एक फुटपाथ पर झोपड़ा होता है, और वो बताता है कि उसके माँ बाप की मौत हो चुकी है एक एक्सीडेंट में। बेंजामिन एक बहुत होशियार लड़का है, पर फ्रांसिस को अंधेरे का फोबिया है। मतलब कि अंधेरा होते ही उसे बहुत घबराहट होने लगती है और वो जोरों से चीखने लगता है। दोनों हस्बैंड वाइफ उन दोनों लड़कों को अपने साथ स्कूल ले आते हैं, उन्हें रहने की जगह देते हैं और स्कूल में भी दाखला देते हैं। प्रिंसिपल को इनसे कुछ खास लगाव नहीं होता, वो तो सिर्फ उन्हें स्कूल इसलिए लाया होता है कि बेंजामिन एक अच्छा चेस प्लेयर है और उसके चेस खेलने से उसकी स्कूल को फ्री में पब्लिसिटी मिलेगी और उसका बिजनेस बढ़ेगा। हाँ भाई, आजकल हर किसी ने स्कूल्स को बिजनेस ही बना रखा है। बेंजामिन और फ्रांसिस स्कूल में आना शुरू करते हैं और वो दोनों ही होशियार होने की वजह से बहुत जल्द सभी टीचर्स के फेवरेट बच्चे बन जाते हैं। अब दूसरे बच्चे उनसे जलने लगते हैं और वो उन्हें चिढ़ाने लगते हैं, परेशान करने लगते हैं। और एक दिन बेंजामिन के ना होने की वजह से कुछ क्लासमेट फ्रांसिस को पागल कहकर चिढ़ाने लगते हैं और बेंजामिन क्लास में आता है तो वो फ्रांसिस को रोता हुआ देख उन परेशान करने वाले बच्चों को पीट देता है, जिसमें कुछ पिटाई बेंजामिन की भी होती है। ये मामला शांति तक जाता है और सबको एक वार्निंग देकर छोड़ दिया जाता है। अब दूसरे बच्चे इस बात का बदला लेना चाहते हैं। उनमें से एक बच्चे को पता चलता है कि फ्रांसिस को अंधेरे से डर लगता है, तो एक दिन स्कूल में ऐसा होता है कि जुड़वा बच्चों में से एक को फिजिक्स लैब में जाना होता है और दूसरा बच्चा केमिस्ट्री लैब में जाने लगता है। तभी वो बच्चे केमिस्ट्री लैब्स की लाइट्स बंद कर देते हैं और दरवाजा भी बंद कर देते हैं। अब डर लगने की वजह से फ्रांसिस चीखने लगता है। बेंजामिन भी केमिस्ट्री लैब की ओर भागता है और दरवाजा पीटने लगता है, पर कोई दरवाजा नहीं खुलता। पर जब चीखते हुए फ्रांसिस बेहोश हो जाता है तो बच्चे घबराहट में दरवाजा खोल देते हैं। बेंजामिन फ्रांसिस को उठाने की कोशिश करता है, पर जब उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं तो पता चलता है कि फ्रांसिस खत्म हो चुका है। बेंजामिन बहुत रोने लगता है और फ्रांसिस को दफन करने के बाद भी वो कुछ दिन उसकी कब्र के पास ही रहता है,
तब उसे एक नन सिस्टर हेलन आकर उसे अपने साथ ले जाती है और वो प्रिंसिपल को भी इस बात की खबर कर देती है। और यहाँ पर फ्लैशबैक खत्म होता है। अब अरविंद शांति से सभी बच्चों की डिटेल्स देने को कहता है और शांति आग से बची हुई एक फाइल जिसमें सभी बच्चों की डिटेल्स होती है वो लाकर अरविंद को दे देती है। और जब वो उनके हस्बैंड के बारे में पूछता है तो वो कहती है कि एक हादसे में स्कूल में आग लग जाने की वजह से पूरा स्कूल जल गया, जिसके सदमे में उन्होंने शराब पीना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से वो खत्म हो गए। टीचर की दी गई जानकारी से अरविंद को पता चलता है अब सिर्फ दो लोग बचे हैं, जिसमें से एक संजना और अंजना है। संजना वही लड़की है जो अरविंद से प्यार करती थी और धीरन और धीरज नाम के दो और भाई। उसे एक और बात पता लगती है कि जैसे फ्रांसिस की मौत उसके बर्थडे पर हुई थी, बेंजामिन सभी को उनके बर्थडे पर ही खत्म कर रहा है। अरविंद मनोहर को दूसरे जुड़वा भाई बहनों से पूछताछ करने को कहता है और खुद संजना के घर जाकर उसकी फैमिली को सारी बात बताता है और संजना और अंजना को मनोहर के घर पर छुपे रहने को कहता है। अब अरविंद धीरन और धीरज को ढूंढने लगता है। बहुत पूछताछ करने पर भी उन दोनों का कोई पता नहीं चलता और यहाँ सीन कट होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि पुलिस को एक और जली हुई डेड बॉडी मिलती है। अरविंद और कमिश्नर दोनों ही उस जगह पर पहुंचते हैं। कमिश्नर एक और मर्डर देखकर अरविंद पर गुस्सा होता है और उसे ये भी नहीं पता होता कि ये लाश धीरन की है या धीरज की। तब अरविंद उसे बताता है कि ये लाश धीरन की है। कमिश्नर पूछता है कि तुम्हें कैसे पता? अरविंद कहता है कि बेंजामिन उन लोगों को नहीं मार रहा जो उस दिन केमिस्ट्री लैब में थे, वो उनके भाई बहनों को मार रहा है जो उस दिन फिजिक्स लैब में थे, क्योंकि बेंजामिन ने जो भाई को खोने का दर्द सहा है वो ही दर्द वो उनको भी देना चाहता है। अब कमिश्नर अरविंद से कहता है कि रंजीत को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया है और वो उससे मिलना चाहता है। अब हम अरविंद को रंजीत के घर देखते हैं, जहां वो अरविंद को बताता है कि उस रात उसका एक्सीडेंट नहीं हुआ था, बल्कि एक काली गाड़ी से उसका एक्सीडेंट करवाया गया था और बाद में उसी आदमी ने उसे उसी काली कार में हॉस्पिटल पहुंचाया था और उसकी जान बचाई थी और उसका नाम बेंजामिन है। अरविंद भी ये जानकर शौक रहता है कि एक मारने वाला आदमी उसकी जान क्यों बचाएगा। अब अरविंद सिगरेट पीकर अपना लाइटर वहीं टेबल पर रखता है और रंजीत कहता है कि इस केस में अगर मेरी कोई हेल्प चाहिए हो तो बता देना, और अरविंद वहां से निकल जाता है। तभी उसे शांति मतलब कि वाइस प्रिंसिपल का फोन आता है और वो उसे बताती है कि हर साल जब वो फ्रांसिस की डेथ एनिवर्सरी पर उसकी कब्र पर फूल रखने जाती है, तब वहां पर पहले से ही कोई फूल रख कर जा चुका होता है। अरविंद समझ जाता है कि वो बेंजामिन ही होगा और शांति अरविंद को ये भी बताती है कि कल मतलब कि अगले दिन फ्रांसिस की डेथ एनिवर्सरी है। अब अरविंद सिमेट्री मतलब कि कब्रिस्तान जाकर बेंजामिन का इंतजार करने लगता है और रात को वही काली मर्सिडीज सिमेट्री के गेट पर आकर रुकती है। उसमें वही मास्क पहना आदमी बाहर आता है, हाथों में एक बुके लेकर, और वो फ्रांसिस की कब्र पर उसे रख देता है। और दोस्तों, यहाँ हम देखते हैं कि बेंजामिन कोई और नहीं बल्कि मनोहर है। अरविंद उसे पकड़ने की कोशिश करता है पर वो उसे धक्का देकर भाग जाता है। अरविंद उसका पीछा करने लगता है पर बेंजामिन उसे चकमा देकर वहां से भाग जाता है। अरविंद सीधा मनोहर के घर पर पहुंचता है संजना और अंजना को लेने के लिए। वो मनोहर से कहता है कि बेंजामिन को हमारे प्लान के बारे में पता चल गया है, वो दोनों लड़कियां यहाँ पर सेफ नहीं हैं। पर जब वो ऊपर जाकर देखता है तो संजना और अंजना को मनोहर ने चेयर से बांध कर रखा होता है। मनोहर पीछे से अरविंद पर हमला कर उसे बेहोश कर देता है और अंजना को लेकर वहां से कहीं जाने लगता है। अब अरविंद को होश आता है तो वो भी संजना को लेकर मनोहर और अंजना को ढूंढने लगता है। उसे याद आता है कि बेंजामिन सभी को एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में बुलाकर ही खत्म किया करता था, तो वो भी एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में जाता है और नसीब से उसे वहां वही काली मर्सिडीज दिखती है। वो संजना को नीचे एक जगह सेफ छुप कर रहने को कहता है और खुद ऊपर जाने लगता है। ऊपर जाते ही वो देखता है कि मनोहर लिफ्ट से बाहर आता है। वो मनोहर पर गन तान देता है। मनोहर उसकी गन गिरा देता है और दोनों में हाथापाई होने लगती है। और कुछ देर बाद
दोनों की नजर नीचे पड़ी हुई उस गन पर जाती है और यहाँ ये सीन कट होता है और हम लिफ्ट को नीचे आते देखते हैं। अरविंद संजना को कहता है कि बेंजामिन अंजना को लेकर उसे मारने के लिए नीचे आ रहा है और संजना को गन देकर उसे मार देने को कहता है और संजना भी लिफ्ट के पास आकर अपनी आंखें बंद कर जैसे ही लिफ्ट खुलती है वो शूट कर देती है। पर जब वो देखती है कि उसने बेंजामिन को नहीं बल्कि अंजना को ही मार दिया है तो वो भी बहुत रोने लगती है। हम फिर से कुछ देर पहले का सीन देखते हैं जहां इस फिल्म का सबसे बड़ा प्लॉट रिवील होता है। बेंजामिन कोई और नहीं बल्कि अरविंद खुद है और हम भी उसके सीने पे फ्रांसिस नाम गुदा हुआ देखते हैं। अब वहां पर रंजीत भी आ पहुंचता है और उसके सामने बेंजामिन हाथ ऊपर कर आता है। रंजीत के द्वारा की गई पूछताछ में बेंजामिन अपना पूरा प्लान बताने लगता है कि उसने आईएएस का एग्जाम देने के बावजूद भी उसने आईपीएस चुना क्योंकि उसे अपना बदला पूरा करना था और ये एक आम आदमी के होते हुए कभी पूरा ना होता। अरविंद की पोस्टिंग चेन्नई में होने के बाद उसने पूरी कोशिश की कि इन जली हुई डेड बॉडी का केस उसे ही मिले क्योंकि उसने सभी का पता लगा लिया था, सिर्फ संजना अंजना और धीरज का उसके पास पता नहीं था। इसीलिए उसने इस केस को अपने हाथ में आने के बाद क्वीन बर्ड स्कूल को इस इन्वेस्टिगेशन में शामिल किया और उसे ये भी पता चल गया था कि रंजीत को उस पर शक हो गया है क्योंकि रंजीत ने अपना जासूस अरविंद के पीछे लगा रखा था। वो हर जगह बेंजामिन उर्फ अरविंद का पीछा करने लगा था। इसीलिए उसने मनोहर को उसके बेटे की जान की धमकी देकर कब्र पर फूल रखने और अंजना को इस अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में लाने को कहा था। उसने पुलिस इन्वेस्टिगेशन की मदद से धीरन का पता लगाकर उसे खत्म किया और आखिर में अंजना को भी खत्म किया। अब उसका बदला पूरा हुआ। अब रंजीत उसे बताता है कि उसे अरविंद पर शक तब हुआ जब वो उसके घर पर सिगरेट पीने के बाद जो लाइटर टेबल पर रखा था वही लाइटर उसने उस काली मर्सिडीज में एक्सीडेंट के बाद हॉस्पिटल जाते हुए देखा था और वहां रंजीत को शक होने लगा कि कहीं अरविंद ही तो बेंजामिन नहीं है। उसके बाद रंजीत ने अरविंद की इंफॉर्मेशन निकलवाई हर जगह से जहां से पॉसिबल हो सके। उसके एक कलीग से पता चला कि अरविंद को बेंगलुरु की एक फैमिली ने अडॉप्ट किया है। अब रंजीत को उस पे और शक होने की वजह से वो उसके घर पर चुपके से जाकर तलाशी करने लगा जब वो घर पर नहीं था और वहां उसने देखा कि हर चीज दो दो रखी है और उसकी अलमारी चेक करने पर उसे फ्रांसिस और बेंजामिन की बचपन की फोटो भी मिली। इसी तरह अरविंद उर्फ बेंजामिन की सच्चाई पता की रंजीत ने। अब हम देखते हैं कि कोर्ट बेंजामिन उर्फ अरविंद को सजाए मौत देकर सेंट्रल जेल भेज देती है। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर यह फिल्म खत्म होती है, तो दोस्तों अभी तो एक और ट्विस्ट बाकी है। अब हम देखते हैं कि रंजीत और मनोहर के पास एक आदमी भागा भागा आता है और दोस्तों मैंने फिल्म की शुरुआत में आपसे कहा था कि इस आदमी को याद रखना, ये वही आदमी है। उसे देखते ही रंजीत को याद आता है कि इसे तो फाइनेंस कंपनी की लूट में जेल भेज दिया गया था। तब वो आदमी कहता है कि वो मेरा भाई धीरन है, मैं तो धीरज हूं। मैंने आज सुबह ही बेंजामिन के बारे में न्यूज में पढ़ा और मैं आपसे यही कहने आया हूं कि मेरे भाई को बचा लो। तब रंजीत उससे पूछता है कि तुम्हारा बर्थडे कब है, क्योंकि बेंजामिन सभी को उनके बर्थडे के दिन ही खत्म कर रहा था। अब रंजीत और मनोहर दोनों सेंट्रल जेल की ओर भागते हैं, पर वहां पहुंचते ही देखते हैं कि बेंजामिन ने धीरन को भी खत्म कर दिया है। और यहाँ एक और ट्विस्ट आता है कि बेंजामिन को पता था कि रंजीत उसका लाइटर देख चुका है, इसीलिए इसने जानबूझकर उसके घर पर सिगरेट जलाकर लाइटर टेबल पर रखा था। और तो और एक लावारिस लाश को जलाकर उसने सबको ये यकीन दिलाया कि बेंजामिन ने धीरन को खत्म कर दिया है और उसने जानबूझकर अपने आप को रंजीत के हाथों अरेस्ट करवाया ताकि वो अपना आखिरी काम पूरा कर सके इस जेल में आकर। अब बेंजामिन गवर्नमेंट से पहले ही रिक्वेस्ट कर चुका होता है कि उसका हार्ट मनोहर को दिया जाए ताकि मनोहर का बेटा भी उसने जो दर्द सहा है वो ना सहे। और फिर वो उसी लाल रंग की गोलियों को खाकर सुसाइड कर लेता है। और ये ट्विस्ट और टर्न से भरी मूवी यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी मेहनत को एक लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगली मजेदार वीडियो में। सलाम, नमस्ते, गुड बाय।